अगर आपके पेट में गलती से एक रेजर ब्लेड चला गया तो आपने ये बात सुना होगा कि आपके पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको गला देगा। कई लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसलिए सल्यूट करते हैं। ठीक है, पेट सब कुछ को ही ब्रेक डाउन कर देता है। एक बचपन की बात बता रहा हूँ। मेरी सिस्टर ने पायल का एक गोल वाला पार्ट गलती से मुंह में निगल लिया था। तो कुछ दिन बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद ये पता चला कि उस पायल को पेट ने गला दिया है और वो मल के साथ बाहर निकल गया है। ठीक है, मेटल को गला दे रहा है, ब्लेड को गला दे रहा है, सोना जाएगा वो भी गला देगा, सब कुछ को ब्रेक डाउन कर देगा, पर जहर को ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों होता है कि जो पॉइजन पीते हैं उनका पॉइजन ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है? अजीब बात नहीं है? तो इसका जो कारण है ना वो आप जान जाओगे, आपको मजा आ जाएगा और जिंदगी भर इसको याद रख लेना। देखो, पेट में कुछ भी जाता है तो सबसे पहले वो स्टमक एरिया यानी ये पेट वाले एरिया में जाता है और उसके बाद नीचे जो पाइप बना रहता है ना, ये इंटेस्टाइन जो पाइप की तरह दिखता है, इसमें फाइनल पाचन होता है। पेट वाले एरिया में जाके सिर्फ खाना टूटता है और पचता है इंटेस्टाइन वाले एरिया में, इस पाइप वाले एरिया में। पर हमारे दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिसको पचाने के लिए उतना नीचे नहीं जाना पड़ता है। यहां से मुंह में गया, यहां आया, बस यहीं पे वो पच जाता है, ब्लड में मिल जाता है। स्टोमक लाइनिंग, आपका जो स्टोमक का जो बाउंड्री है उस पे कुछ चीजें जब टच करती है तो वो डायरेक्टली ब्लड में घुस जाती है। जैसे अल्कोहल, दारू जब कोई पीता है तो वो पेट में जाके तुरंत कुछ मिनट्स में ही 20 मिनट में ही नशा इसलिए होने लगता है क्योंकि वो पेट के स्टोमक लाइनिंग में ही एब्जॉर्ब होता है, उसको इंटेस्टाइन तक नहीं जाना पड़ता है बिल्कुल भी। कई दवाइयां भी यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो पॉइजन होता है या कोई भी जहरीली चीज, वो जैसे आपके फूड पाइप से नीचे जाने लगता है यहीं पे वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपका जो सेवियर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो नहीं तोड़ पाता है उसको, और वही कोई लोहा जाता है पेट के अंदर तो वो तो पेट के वॉल को ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसको तो नीचे ही जाना पड़ेगा। और इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल को पचा देता है। इसलिए ऐसा नहीं कि लोहा का कोई टुकड़ा किसी के अंदर चल गया तो उसका मरना पक्का है, ऐसा नहीं होता है। पेट बचा लेता है अच्छा खासा। लेकिन ये जो गीला गीला चीज होता है, अल्कोहल, पॉइजन, कई दवाइयां, एस्प्रिन और क्या क्या जो होती है, वो बॉडी में जाते ही बस शुरू एब्जॉर्ब होना शुरू और डायरेक्टली खून में मिल जाती है। तो दो टाइप का एब्जॉर्प्शन है, स्टोमक लाइनिंग एब्जॉर्प्शन यानी यहीं पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाना यहाँ के वॉल पे सट कर, और दूसरा वो नीचे जाके इंटेस्टाइन में पचना। वो नॉर्मल खाना वैसे ही पचता है, नॉर्मल खाना यहाँ नहीं पचना शुरू होता है, नॉर्मल खाना इंटेस्टाइन में जाके पचता है नीचे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट ना आपका होश उड़ाने वाला है। आपको मैंने चेरनोबिल एरिया के बारे में बताया था जहां पे न्यूक्लियर हादसा हुआ था और उस जगह पर ऐसा रेडिएशन फैला है कि हजारों साल तक हम यूज कर ही नहीं पाएंगे उस पूरे चेरनोबिल एरिया को। पर ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी बात सुन ली, वो चाहता है कि वो जगह जल्दी साफ हो जाए, जो श्राप, जो कर्स लगा है उस एरिया पे वो जल्दी हट जाए और उस एरिया पे इंसान वापस जी पाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वैज्ञानिकों को एक फंगस मिला है जो कि वहां के रेडिएशन को खा लेता है और वो काइंड ऑफ एक चीज करता है जिसे कहते हैं रेडियोसिंथेसिस। आपने बचपन में स्कूल में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, कैसे प्लांट धूप का यूज करके खाना बनाते हैं, कैसे प्लांट धूप से एनर्जी लेते हैं। तो वैसे ही ये कुछ रेडियोसिंथेसिस करते हैं और ये रेडिएशन से एनर्जी लेते हैं। बड़ा अजीब वियर्ड सी बात है, बट जो है वो है। अब देखो वैज्ञानिकों का कमाल, एक ऐसा फंगस मिला थोड़े एरिया में तो वो आर्टिफिशियली इस फंगस को और फैला रहे हैं, ये उस जगह पे उगा रहे हैं ताकि उस जगह का रेडिएशन ये खा ले। अभी बड़ी अजीब बात है कि कोई लिविंग क्रिएचर रेडिएशन को कैसे खा सकता है, लेकिन जो है सो है, हो रहा है। फैक्ट नंबर 3, मैंने आपको बताया था कि नासा जो टॉयलेट यूज करता है अंतरिक्ष में, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स टॉयलेट करते हैं और फिर वही मूत्र पानी में वापस कन्वर्ट होता है, तो ये टॉयलेट 200 करोड़ रुपए की है। तो बहुत लोग कमेंट किए कि भाई उस टॉयलेट का नाम क्या है, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक टॉयलेट 200 करोड़ का हो सकता है। तो देखो ये है उसका रेफरेंस और उस टॉयलेट को कहते हैं नासा का यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम UWMS और ये $23 मिलियन का है, यानी करीब करीब 200 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 2, ऐसे कई सीक्रेट लोकेशंस है हमारे दुनिया में, ऐसे वॉल्ट्स, बड़े बड़े लॉकर्स जो कि तबाही प्रूफ है, यानी तबाही भी आ जाए धरती पे, प्रलय आ जाए, कुछ भी नहीं होगा उनको। और कुछ ही गिने चुने वॉल्ट्स ऐसे हैं। नॉर्वे देश के स्वेलबार्ड नाम के एक एरिया में एक वॉल्ट है जिसमें इंसान के सिविलाइजेशन का सारा नॉलेज हजारों पेड़ों के बीच रखे हुए हैं। उसके बारे में मैंने बताया था कि ये 10 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक झेल सकता है। तो अब सवाल है कि कैसे? आमतौर पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो सब कुछ तबाह हो जाता है। तो इस धरती पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है जो कि इतना
भारी भूकंप झेल ले। तो देखो बात यह है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, टेक्नोलॉजी की कोई हद नहीं है इस दुनिया में। आपने 90% जो बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन देखा होगा वो ईंट से बनते हैं, ठीक है, ईंट सीमेंट से जोड़ जोड़कर बिल्डिंग बनता है। पर अगर आप टीयर 1 शहरों में चल जाओ, बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, तो जो जानते हैं वो जानते होंगे कि आजकल बिल्डिंग्स माई-1 कंस्ट्रक्शन की बनती है, यानी पूरी बिल्डिंग में सिर्फ रॉड और सीमेंट होता है और एक भी ईंट नहीं यूज होता है। जो नए नए अपार्टमेंट बन रहे हैं वो ऐसे होते हैं, तो वो भूकंप से और ज्यादा सुरक्षित है एज कम्पेयर टू ईंट वाला घर, जो कि अब धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है। मेरा भी एक फ्लैट है दिल्ली एनसीआर में और वो भी यही माई-1 टेक्नोलॉजी का है। और जब भी किसी गांव के बंदे को ये पता चलता है कि हैं बिल्डिंग में ईंट नहीं है तो कैसे खड़ा है बिल्डिंग, अरे वो नया टेक्नोलॉजी है भाई। तो ये जो माई-1 वाली चीज है ये अमेरिका और दुबई में सालों पहले से ही चलते आ रही है। कहते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज आगे रहती है, तो अब उनके यहाँ ऐसी कई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे सेल्फ हीलिंग कंक्रीट टेक्नोलॉजी, EPS, CLT और न जाने कौन कौन टेक्नोलॉजी। तो बात यह है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी कई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आम जनता नहीं जानती है और कुछ रिसर्चर्स ही जानते हैं। और वहां पे ये जो सीक्रेट वॉल्ट्स बनते हैं जो कि दुनिया के प्रलय के टाइम काम आएगी, ये वैसे ही टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। यानी दूर दूर तक हम जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोच नहीं पाते हैं वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं हो रहा है। इस बात को सोचो एक बार, ये वॉल्ट्स वो हैं जो कि पब्लिक है, जिसके बारे में सर्च करने पे इंटरनेट पे मिल जाता है। लेकिन ऐसे भी कई वॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी दुनिया में जो कि पब्लिक नहीं है, जो कि कई प्राइवेट कंपनीज, कई लोग, कई बिलियनियर्स बना के रखे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। और आए दिन नासा वार्निंग दे देता है कि एस्टेरॉयड टकराने वाला है धरती पे, एलियन आने वाला है धरती पे और न जाने क्या क्या। तो जब इतना रिस्क है तो सबसे ज्यादा जो पैसे वाले लोग हैं वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, वो तैयार है अपने अंडरग्राउंड वॉल्ट्स बनाकर। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैक्ट है, ध्यान से आपको सुनना होगा। एक लाइन है, कहावत है, एवरीथिंग वी डू इज एडवांस्ड मंकी बिजनेस, यानी जो भी हम कर रहे हैं हम थोड़े से एडवांस्ड बंदर हैं जो कि इस धरती पे जी रहे हैं। ये काफी डीप बात है, मतलब आप और हम लाइफ को सीरियसली लेते हैं, भाई इतना टेंशन है, लाइफ है, जिंदगी है, ये है। लेकिन थोड़ा सा जूम आउट करो आप हमारे जिंदगी से और पूरे धरती को ऊपर से एक बार देखो, तो सभी जानवर है, कई जानवर है धरती पे, एक्चुअल जानवर सब, और इंसान भी प्रकृति नेचर के लिए एक जानवर ही है। प्रकृति यानी नेचर के लिए इंसान एक बंदर है। हम पहले बंदर ही थे, अब थोड़े सुंदर हो गए हैं, बस यही है, अब वो वाला चेहरा नहीं है। पर बेसिक लेवल पे ह्यूमन, इंसान, एनिमल ही है। तो हम लोग जो भी करते हैं वो थोड़ा एडवांस्ड मंकी वाला चीज है। इमेजिन करो आप बंदर हो, आप एक बंदर हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक बंदर हो जो कि पढ़ाई कर रहे हो, बंदर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कैसे फनी टाइप का फील आता है ना कि हम तो एनिमल है जो कि धरती पे जी रहे हैं। तो प्रकृति के लिए हम फनी है, हम क्यूट एनिमल्स हैं जो इधर उधर काम कर रहे हैं। और ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये नेचर इस चीज को जब देखता होगा तो क्यूट बंदर नजर आता होगा प्रकृति को, हम इंसान सब। तो ये काफी डीप लाइन थी, एवरीथिंग वी डू इज जस्ट एडवांस्ड मंकी बिजनेस। हम जिस तरह बंदरों को देखते हैं, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो देख माँ उसको दूध पिला रही है, वैसे ही प्रकृति हमें देख के कहता है। दैट वाज डीप। इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट नंबर 3, मोदी जी ने इंटरनेशनल डिस्कशन में ये कहा था, कुछ अजीब कहा था, आप ये देख सकते हो। If you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand, because that is what the training data is dominated by. इन्होंने ये कहा था कि अगर AI का यूज करके इमेज क्रिएट करोगे ये बोल के कि एक लड़का अपने बाएं हाथ से लिख रहा है, तो वो इमेज क्रिएट करने वाला AI ऐसा इमेज क्रिएट कर देगा जिसमें नॉर्मल हैंड से लिखा जा रहा है। तो ये चीज को लेकर इंटरनेट पे बाढ़ आ गई कि एक PM टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और जब इनकी बात सुन के लोग इंटरनेट पे जा रहे थे और टाइप कर रहे थे कि एक लड़का अपने लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, तो फिर तो AI अच्छा खासा बना के दे रहा था। तो क्या इसका मतलब ये कुछ फालतू सा गलत बोल दिए,
स्क्रिप्ट राइटर से मिस्टेक हो गई, यही ना इसका मतलब हुआ। असल में नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने ऐसा कहा था कि वो ज्यादा चांस है कि राइट हैंड से लिखते हुए आ जाए इमेज, क्योंकि एआई जो है वो सीखता है इंसानों की तरह। और वो किस जगह से सीखता है? एआई सीखता है इंटरनेट के बाकी इमेजेस को फेच करके। और क्योंकि 90% लोग इसी हाथ से लिखते हैं, तो ज्यादातर एआई एक लड़का राइट हैंड से किताब में लिख रहा है ये चीज बना देते हैं लेफ्ट हैंड बोलने पे भी। अब इस भाषण के बाद और एक चीज हुई, कुछ नूब एआई कंपनीज जो नई थी, वो इसको सुनने के बाद अपने आप को तुरंत फिक्स कर दी, नया डेटा डाल दी ताकि लेफ्ट हैंड वाला इमेज भी आ जाए। और अगर अभी आप ट्राई करोगे एआई से ये इमेज बनवाने का, तो वो बना देगा इजीली। लेकिन इनकी बात कहीं ना कहीं सही थी, और मेन जो नॉलेज मिल रहा है वो सुनना चाहिए हमें कि एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं एग्जिस्टिंग डेटा से, जो डेटा इंटरनेट पे पहले से है। और बाकी देश का पीएम कोई भी भाषण दे रहा है, तो उसके जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं वो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट राइटर या फिर लोकल ड्रामा राइटर नहीं होते हैं। कई आईएएस ऑफिसर्स लिखते हैं इनके बातों को, और वो भी बहुत हैवी रिसर्च के बाद। मतलब बताऊं आपको एक चीज, सुनो, एक आम इंसान जितना एक साल में कमाता है, उतना ऑलमोस्ट एक हफ्ते में एक देश के पीएम के पब्लिक स्पीच पे खर्चा होता है। आपने सुना ही होगा कि देश के पीएम के पीछे करोड़ों रुपए पर डे खर्चा होता है। ये उसी का एक हैवी पार्ट है। और ये स्पीच यूनिक इसलिए थी क्योंकि ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एआई का एक ऐसा मिस्टेक मोदी जी पब्लिक में, वो भी बाहर देश में, बोलेंगे। पर हाँ, ये स्मार्ट बात थी, टेक्नोलॉजी वाले जानते हैं। मैं टेक्नोलॉजी के एंगल से बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स में नहीं घुस रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक है वो जो एप्पल का फोन यूज करते हैं, दूसरा एंड्रॉयड वाले, और ज्यादातर एंड्रॉयड वाले हैं। तो एक खबर फैली गूगल के बारे में कि गूगल आपके साथ कुछ अजीब कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि गूगल सीक्रेटली एक सेफ्टी कोर नाम का ऐप आपके फोन में इंस्टॉल कर रहा है। और हर जगह, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह ये बात फैल रही है कि इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये आपका डेटा फेच कर रहा है। और लोग इस ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद काफी स्मार्ट अपने आप को फील कर रहे हैं कि गूगल सीक्रेटली कुछ भी फोन में इंस्टॉल कर देता है बिना पूछे, तो हमने तो अनइंस्टॉल कर दिया, अब हम सेफ हो गए। पर क्या ये सही है? देखो, ये बहुत बड़ी अफवाह है। गूगल का कोई भी हिडन सॉफ्टवेयर, हिडन ऐप जो गूगल आपके फोन में डालता है अपने तरफ से, वो भी सेफ्टी के लिए, तो वो कोई मजाक नहीं होता है। इसके ऊपर करोड़ों का R&D होने के बाद वो ऐप बनता है। और ये ऐप में ऐसा मेंशन्ड है कि ये आपका कोई डेटा नहीं लेता है, आपके फोन में ही रखता है। ये बात गूगल कह रही है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो इस बात को सुनो एक बार। एक बात बोल रहा हूँ, आपका फ्रीकिंग पूरा एंड्रॉयड सिस्टम गूगल का है। तो अगर हैक करने का उसका मंशा ही होता तो कब का हैक कर चुका होता। पूरा, कहते हैं ना, पूरा सिस्टम ही उन्हीं का है, तो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन गूगल ऐसा नहीं करता, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म बिजनेस थोड़ी हो पाएगा बिना ट्रस्ट के। तो कई लोग जो पोस्ट कर रहे हैं कि बी स्मार्ट एंड अनइंस्टॉल दिस ऐप बाय गूगल, ऐसा नहीं है। अब जो फोन यूज कर रहे हो वो पूरा का पूरा गूगल का ही सिस्टम है, पूरा सॉफ्टवेयर बैकएंड। तो ये एक्चुअली में वो सेफ्टी के लिए बनाया गया है, एंड्रॉइड यूजर के लिए। और सेफ्टी में किस लिए बनाया गया है? वो ऐप आपके फोन को स्कैन करता है, और कुछ खतरनाक आपके फोन में हो तो उसको डिटेक्ट करता है, कुछ मैलवेयर वगैरह, या फिर कोई वेबसाइट खोलते समय कुछ सस्पिशियस फाइल डाउनलोड हो गया, ये सब को देखता है वो। लेकिन इंडिया के लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं भाई। अब गूगल भी कह रहा होगा कि किन लोगों के लिए हम लोगों ने मेहनत किया। भाई अफवाह में इसलिए बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, पीछे का टेक्नोलॉजी समझो और स्मार्ट रहो। गूगल का सेफ्टी कोर इज सेफ। अब ये मत बोलना कि गूगल से कितने पैसे मिले, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एंड्रॉइड सिस्टम उनका है। इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट नंबर 1, मैंने ग्रहों के मिट्टी के बारे में जानकारी दी थी आपको, और आप लोगों को ये पता चला कि सोलर सिस्टम के इतने सारे ग्रहों में सिर्फ एक उपग्रह चांद ही एक ऐसा उपग्रह है जिसका मिट्टी वापस धरती पे आया है। 382 किलो चांद का मिट्टी धरती पे आया है। धरती उतना वेट में बढ़ा है। खैर, तो चांद का मिट्टी ही आ पाया है। तो मंगल ग्रह के मिट्टी को एक्चुअली में धरती पे वापस लाने के लिए, मतलब जाके फिर कलेक्ट करके फिर सक्सेसफुली वापस भी आना है, यही मिशन होने वाला है। उसका नाम है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। नाम से ही पता कर सकते हो, मार्स का सैंपल को वापस लाने वाला मिशन। तो कुछ लोगों ने उस जानकारी पे कमेंट किया कि मार्स का मिट्टी का कॉस्ट क्या उतना ही होगा जितना खर्चा हमें जाके लाने में लगेगा? तो हम मार्केट वैसे ही काम करती है, और मंगल ग्रह का मिट्टी धरती पे वापस लाने के लिए 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाली है नासा। अब इस चीज को जब लोग सुनते हैं तो पूछते हैं कि इतना थोड़ा सा गरीबी भी खर्चा कर देते हैं। तो देखो, जो यूएसए है वो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे गरीबी है लेकिन बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज। तो इसलिए उनका एक्सपेंस जायज है,
थोड़ा सा। वैसे मार्स का मिट्टी वापस लाने वाला मार्स रिटर्न मिशन ये सब तो ठीक है, लेकिन लोग वेट कर रहे हैं आर्टेमिस मिशन का। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे अवेटेड मिशन कौन सा है जिसके लिए लोग पागल है, तो उसका आंसर है आर्टेमिस। इतने सालों बाद फिर से चांद पे कदम रखेगा। 1960-70s में इतने बार अपोलो 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 करने के बाद जैसे सब कुछ ठप पड़ गया था, लेकिन अब फिर नए और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के साथ इंसान चांद पे जाने वाला है। और नाम भी फिल्मी सा रखा है, आर्टेमिस मिशन। साइंस फिक्शन टाइप का सुनने में लग रहा है और ये असल में होने वाला है। दैट विल बी अमेजिंग। तो ये थे आज के सारे अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।